Recording in progress. स्टार्ट हो गई। ठीक है, सर्विस मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोगों के केस में ऑलरेडी स्टार्ट होगी। आप लोग बस URL टाइप करिए https://localhost:8834। याद रखिएगा नेसेस कौन से पोर्ट पे काम करता है, 8834। किसी ब्राउजर पे, आपके सिस्टम में कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था, लाइफ साइकिल बताया था। किसका? 3.5 फिफ्थ मॉड्यूल चल रहा है आपका। आप देखो ना, फिफ्थ मॉड्यूल है ना, और कौन सा है? एनुमरेशन हो चुका है आप लोगों का, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्टार्ट किया, तो मॉड्यूल नंबर 5 है ना आपका ये। कैसे फ्री है बताइए? स्कैनिंग चल रहा है अभी तक, तो एनुमरेशन भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का, हो गया ना? क्या स्कैनिंग की बात, स्कैनिंग आरडीपी तो कन्वर्ट, वो आरडीपी एनुमरेशन का पार्ट था, जो मैंने एफटीपी एनुमरेशन बताया, एसएसएच बताया, आरडीपी बताया, एसएमबी बताया, एसएमटीपी बताया, ये सारा एनुमरेशन का पार्ट था। हाइड्रा बताया, करा था ना आप लोगों ने सारी चीजें। हाँ, वो एनुमरेशन का पार्ट था, बताया तो था आप लोगों को कि स्कैनिंग के बाद एनुमरेशन करेंगे, एंड एनुमरेशन के बाद वल्नर। कितने लोगों को लग रहा है कि अभी थर्ड मॉड्यूल चल रहा है? फिफ्थ चल रहा है ना, पता है ना सभी को? हाँ, लिख लीजिए, फिफ्थ मॉड्यूल आपका स्टार्ट हो चुका था लास्ट क्लास में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो मुझे एक बार बताइए, लास्ट में मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया था वीएपीडी का, वीए का, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का लाइफ साइकिल, है ना? ठीक है। तो सीवीएसएस बताया था, सीवीएसएस या सीवीई एनवीडी, ये सब चीजें डिस्कस करा था। हाँ, सीवीएसएस बताया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सीवीई बताया था, और बाकी लोग भी बोल लीजिए कुछ। सर सर एनसीएटी है। सीवीएसएस, सर सीवीएसएस आपने कहा था कि बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नहीं कराया सीवीएसएस मैंने? नहीं सर, अभी नहीं मैंने करवाया। उसको बताया थे आपके, सर आपने बताया ना सीबीएसई का नहीं कराया था, स्कोर वगैरह भी आपने उसके बारे में डिटेल बताई थी? नहीं सर। इसको नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले इसी की डिटेल्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो लिख लीजिए आप लोग कुछ टर्म्स। मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया होगा, फिर लाइफ साइकिल वाला कंप्लीट किया होगा, जो 6 फेजेस थे वो कंप्लीट कर रखा है ना, ये लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग तक, है ना? उसके बारे में मैंने सारी चीजें बताई थी आप लोगों को। यस तो आप सर। लोग लिख लीजिए फिर CVSS। कुछ टर्म्स हैं जो वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है CVSS। CVSS का मतलब क्या है? कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। डार्क वेब पे कुछ नहीं कर सकते, इस पे डार्क वेब पे हाँ, उससे फिर हमारे पकड़ने के चांसेस कम होंगे। मतलब आपके पकड़े जाने के चांसेस उसमें कम होते हैं, क्योंकि डार्क वेब पे मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि आपका ट्रैफिक बहुत जगह से राउट होकर जाता है। तो इस वजह से आपका जो अटैक होता है वो हाइड होता है, बट आपके लिए, खुद के लिए वो सेफ नहीं हो सकता है। अगर आप एक ऐसे सिस्टम में यूज कर रहे हैं डार्क वेब को, जो कि आपका पर्सनल सिस्टम है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो अटैकर्स किसी ना किसी फाइल के थ्रू या कुछ आपको जो भेजेंगे, उसके थ्रू आपके उस सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने डार्क वेब एक्सेस किया, आपने कुछ फाइल्स को एग्जीक्यूट किया होगा, डाउनलोड किया होगा, ना आपको नहीं पता कि वो फाइल्स किस तरीके से काम करेंगी। लोग कैसे इसको डार्क वेब करेंगे? और ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, अलग से पता करिएगा अपने आप, यूट्यूब पे मिल जाएगा कि आपको कैसे एक्सेस करना है डार्क वेब को। एक्सेस तो कर रखा है। कोई बात नहीं, आप एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता उसको। चलिए, सीवीएसएस के बारे में स्टार्ट करते हैं। सीवीएसएस क्या होता है? कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं,
तो क्या होता है, हर एक वल्नरेबिलिटी का एक प्रायोरिटी निकाला जाता है, एक सीवियरिटी निकाली जाती है, जो कि उसके बारे में ये बताती है कि वो बग कितना ज्यादा खतरनाक है, सीवियर है आपके सिस्टम के लिए या आपके कंपनी के लिए। वो सीवियरिटी लेवल जो होते हैं वो आपके 5 लेवल में डिवाइड किया जाता है। P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये 5 लेवल होते हैं सीवियरिटी को डिफाइन करने के। P1, P2, P3, P4 एंड P5। अब सीवीएसएस के अकॉर्डिंग हर एक लेवल का एक नाम होता है और एक स्कोर होता है, जिसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि वो वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा सीवियर है या कितनी ज्यादा क्रिटिकल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो जो स्कोर होता है वो आपको CH के लिए याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्कोर याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा, ये जो स्कोर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0.0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 10.0 तक। तो जो मैं स्कोर लिखूंगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे लो मतलब 0.0 एंड सबसे ज्यादा क्रिटिकल मतलब 10.0। इनके बीच में ये स्कोर होगा जो कि 5 पार्ट में या 5 क्लासेस में डिफाइन किया गया है। सो जो प्रायोरिटी P5 होता है उसका स्कोर होता है हमेशा 0.0, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशनल भी बोलते हैं। अब ये स्कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप नेसेस को यूज करोगे। P4 लिख लीजिए इसको, इसका जो स्कोर होता है वो स्टार्ट होता है 0.1 से लेकर 3.9 तक, एंड इसको बोला जाता है लो। देन 4.0 से लेकर 6.9 तक मीडियम। 7.0 से लेकर 8.9 तक हाई। एंड 9.0 से लेकर 10.0 तक क्रिटिकल। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। किस मतलब किस पर्टिकुलर कैटेगरी का ये कैटेगरी के नाम लिखे हुए हैं, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेशनल। किस कैटेगरी का क्या स्कोर है, मतलब अगर आपकी कोई भी वल्नरेबिलिटी निकल के आती है, कोई भी टूल आपकी कोई वल्नरेबिलिटी को निकालता है, तो वो साथ में उसका सीवियरिटी स्कोर भी जनरेट करके आपको देता है। वो बताता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये चीज टूल नहीं निकालता, ये टूल को पहले से इंफॉर्मेशन दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई वल्नरेबिलिटी निकलती है तो उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। कोई भी मान के चलिए 0 डे अटैक है, 0 डे वल्नरेबिलिटी है। 0 डे वल्नरेबिलिटी का मतलब ऐसी वल्नरेबिलिटी जो जस्ट अभी आई है, जो कि इससे पहले कभी नहीं थी। फर्स्ट डे मतलब 0 डे है उसका, जस्ट वो अभी बॉर्न हुई है, निकली है, आइडेंटिफाई की गई है। एंड उस वल्नरेबिलिटी को जब उसके ऊपर एनालिसिस किया जा रहा होता है तो उसकी सारी चीजें निकाली जाती हैं कि वो कितने सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर रही है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट है उसका, क्या सिवेरिटी है, क्रिटिकल कितनी है, किस तरीके का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रही है या सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रही है। उन सारी चीजों के बेसिस पे इसका एक स्कोर निकाला जाता है, जो स्कोर की रेंज क्या होती है, 0.0 से लेकर 10.0 तक। ये रेंज होता है उस स्कोर का जो निकल के आता है आपके सामने। एंड ये जो स्कोर निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग फिर पता चलता है कि अगर मान के चलिए कोई भी वल्नरेबिलिटी है जिसका स्कोर है 8.2, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, हाई के अंदर, क्योंकि उसका स्कोर 7.0 से लेकर 8.9 के बीच में है कहीं पे। अगर कोई वल्नरेबिलिटी जिसका स्कोर आ रहा है 4.8, तो वो मीडियम कैटेगरी की है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो एक मीडियम कैटेगरी मतलब P3 कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी है, उतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ डेटा प्रोवाइड कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन को या अटैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन का, या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी, इन्फॉर्मेशन लीक कर रही होगी, उस तरीके की वल्नरेबिलिटी है ये। तो हर एक वल्नरेबिलिटी का एक स्कोर जनरेट किया जाता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि उस वल्नरेबिलिटी को कितनी मतलब कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। तो CVSS का जो अभी लेटेस्ट वर्जन अभी काम कर रहा है वो है वर्जन 3.0। ये भी आप लिख लीजिएगा, CVSS 3.0। इसकी रेंज 0.0 से लेकर 10.0 तक रहती है। एंड इसकी जो प्रायोरिटी लेवल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं P1 से और ये जाते हैं P5 तक।
दूसरी चीज, जब भी कोई वल्नरेबिलिटी निकल के आती है तो स्कोर तो उसका निकाला ही जाता है, साथ साथ उस वल्नरेबिलिटी को एक नाम दिया जाता है, एक आइडेंटिफायर दिया जाता है। उस आइडेंटिफायर वैल्यू को क्या बोला जाता है? CVE, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, CVE। लिख लीजिए इसको आप लोग। कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। ये क्या होता है? हर एक वल्नरेबिलिटी का आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक नाम होता है, एक आइडेंटिफाई, एक वैल्यू होती है जिसके थ्रू आप उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जैसे वल्नरेबिलिटीज का नाम होता है। अब नाम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं नाम, तो जो कॉमन नेम होता है इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, एक तरीका होता है लिखने का नाम, वो क्या होता है? वो किससे डिफाइन किया जाता है? CVE से। तो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज अभी तक निकल के आई हैं, सिस्टम पे हो, एप्लीकेशन पे हो, किसी भी लेवल की वल्नरेबिलिटी हो, हर एक वल्नरेबिलिटी का एक CVE, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं CVE नेम। ठीक है। एक आइडेंटिफायर वैल्यू होती है जिससे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। ठीक है। आप वल्नरेबिलिटी को गूगल पे सर्च करना है तो आप क्या सर्च करेंगे? आप उसके CVE नेम से उसको सर्च करेंगे। अगर आपको CVE पता है उसका क्या है, तो आप उसकी मदद से उस वल्नरेबिलिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, गूगल से या बहुत सारी वेबसाइट से। तो ये जो CVE होता है ये आपको हेल्प करता है किस तरीके से आप वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। ठीक है। अब ये लिखा कैसे जाता है? CVE जो आइडेंटिफायर वैल्यू होता है, तो कोई भी एक वल्नरेबिलिटी का नाम या आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले उसमें CVE होता है, एज एज इट इज कैपिटल केसेस में लिखा होता है। उसके बाद जिस ईयर वो वल्नरेबिलिटी आती है, जैसे मान के चलिए अगर इस साल कोई भी वल्नरेबिलिटी आई होंगी, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज इस साल आई होंगी, उनका उस ईयर जिसमें वो आइडेंटिफाई की गई है, वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद उस ईयर के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो उस वल्नरेबिलिटी को दिया गया हो, जो कि नॉर्मली 4 डिजिट, एक 4 डिजिट नंबर होता है। ठीक है। तो कोई भी एक नंबर जो कि उस वल्नरेबिलिटी को दिया गया है उस साल के अंदर, कि 2024 की ये वल्नरेबिलिटी है, और किस नंबर की है, क्या नंबर है उसका, क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफायर है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो आप लोग उस वल्नरेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक आइडेंटिफायर वैल्यू होता है जिसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटीज के नाम और उनके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जब आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस वल्नरेबिलिटी का CVSS स्कोर भी मिल जाएगा। जब भी आप वल्नरेबिलिटी के बारे में रिसर्च करोगे, पता करोगे, अभी हम करेंगे तो चीज़ आपको समझ आएंगी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए CVE क्या होता है, CVSS क्या होता है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। तो CVE देख के ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो वल्नरेबिलिटी किस साल आई थी। ठीक है। किस साल की वल्नरेबिलिटी है, 2011 में है, 13 में है, 20 में है, 24 में है। जो भी साल की वो वल्नरेबिलिटी होगी वो आपका उसका आइडेंटिफायर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। समझ आया? तो लिख लीजिएगा ये दूसरी चीज। एंड थर्ड चीज है, एक और वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज NVD। NVD क्या होता है? नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। ये सीवी एक तरीके से स्कैनर का काम करता है। स्कैनर नहीं, नाम है वल्नरेबिलिटी का। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन नंबर हो जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो एनरोलमेंट नंबर जो सिर्फ आपको पॉइंट करता है। तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हर साल आती हैं, हर साल आप मान के चलिए कि हजारों लाखों वल्नरेबिलिटीज आती ही आती हैं। और जितनी भी वल्नरेबिलिटी आती है आप उनको पहचानोगे कैसे, उनको किस नाम से पहचानोगे? तो ये CVE वो नाम प्रोवाइड करता है उन वल्नरेबिलिटीज को, जिसको लिखने का तरीका यही है, CVE, फिर वो ईयर जिसमें वो वल्नरेबिलिटी आई, और उसके बाद उस ईयर के अंदर कौन सा नंबर उसको दिया गया है। जैसे इससे पहले भी एक वल्नरेबिलिटी होगी जिसका नंबर होगा 844 848, मतलब 9845। इसके बाद भी होगी 9847। तो इस तरीके से हर एक वल्नरेबिलिटी को नाम। पता कैसे करेगा उसको क्या नंबर है? नंबर आपको नहीं देना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे खासकर NVD, ये एक डेटाबेस है जो आपको सारे CVs की डिटेल अपने पास रखता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये CVE नेम प्रोवाइड करती है किसी भी वल्नरेबिलिटी को, तो उनके पास ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं कि हाँ, इस नंबर तक की वल्नरेबिलिटी आ चुकी है इस साल। अब अगली जो कोई वल्नरेबिलिटी आएगी, जब उस पर एनालिसिस होगा, जब उस पर कोई
एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, पता किया जाएगा, उसको रिसर्च की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोई वल्नरेबिलिटी नई आई तो उसको अगला नंबर जो होगा वो उसके बाद वाला दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ तक की वल्नरेबिलिटी निकाल रखी है तो नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी होगी जो उसका नंबर होगा 9847। तो जैसे आप कॉलेज में एनरोल करते हैं तो वहां पे आपको एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, तो उससे पहले भी किसी ने एनरोल किया होगा, उसका नंबर होता है। आपके बाद कोई करेगा तो उसका नंबर आपके अगला अगला नंबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि हर एक वल्नरेबिलिटी को एक नाम दिया जाता है, वो नाम ये इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ आ गया सभी को? लास्ट लिख लीजिए एनवीडी। एनवीडी क्या होता है? नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है? एनवीडी, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। ठीक है। तो जितने अगर आपको रिसर्च करनी है सीवीज के बारे में, आप गूगल पे नहीं सर्च कर रहे हैं, आप डायरेक्टली एनवीडी के वेबसाइट पे जाइए, nvd.nist.gov, इस तरीके की वेबसाइट है, उस पे जाइए और वहां पे आप डायरेक्टली सीवी नंबर डाल दीजिए, और जिस भी मतलब सीवी नंबर आपने जो डाला होगा उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि उस वल्नरेबिलिटी के स्कोर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फिक्स कैसे करना है, किन सिस्टम्स को उसने इम्पैक्ट किया है, कब आई है, एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन वेबसाइट या इस डेटाबेस में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। समझा? क्योंकि देखिए सारी वल्नरेबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं रह सकती है, हर साल बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आती है और सबके बारे में आपको नहीं पता चल सकता है। तो जिस समय जिस वल्नरेबिलिटी आपके साथ जो वल्नरेबिलिटी आपके सामने आए उस समय आप उस वल्नरेबिलिटी को रिसर्च कर लें। तो रिसर्च करने के लिए आप इस डेटाबेस में जा सकते हो जिसका नाम है एनवीडी, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, जो कि यूएस गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ये यूएस गवर्नमेंट के अंदर आती है वेबसाइट। ठीक है, समझ आ गया सभी को यहाँ तक? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। क्या एनवीडी क्या करती है? हाँ, यूएस गवर्नमेंट। वल्नरेबिलिटीज तो पूरी दुनिया में आती है ना, थोड़ी किसी स्पेसिफिक कंट्री की होती है। इंडिया की कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं होती। आप एप्लीकेशंस पे वल्नरेबिलिटीज निकालते हो, आप क्या बोलते हैं सिस्टम्स पे निकालते हो, ऐसे सिस्टम्स जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, ऐसी एप्लीकेशन जो पूरी दुनिया यूज कर रही है। जब भी वल्नरेबिलिटी आती है उसके बारे में उसको रिसर्च किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन फिर आपको सेंड करनी पड़ती है एनवीडी को या एनआईएसटी को। एनआईएसटी क्या है? सुना होगा एनआईएसटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आती है एनवीडी। ठीक है, तो एनवीडी उसका एक प्रोग्राम है, एक पार्ट है। ठीक है। तो जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है ना तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन एनआईएसटी को भेजनी पड़ती है ताकि वो उसके ऊपर एक्शंस ले, उसको रजिस्टर करें, उस वल्नरेबिलिटी के बारे में और रिसर्च करें। तो वल्नरेबिलिटी कहीं पे भी आए, कोई भी आइडेंटिफाई करे, उसकी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको उस वल्नरेबिलिटी को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जो इनिशिएटिव लेता है, अगर इंडिया में से किसी या इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया होता है इस चीज का, जब भी ये हुआ था लगभग 19 समथिंग 90 समथिंग में हुआ था, तो जब भी हुआ था अगर इंडिया ने इनिशिएटिव लिया होता, ऐसा कुछ डेटाबेस बनाया होता, तो इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी होती। बट ऐसा नहीं हुआ। यूएस ने बनाया तो यूएस के पास पूरी अथॉरिटी है, वो इन चीज़ों को या इन चीज़ों का डेटाबेस अपने पास रखता है कलेक्ट करके, ताकि आप अगर कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो आप भी आइए, उसको बताइए उसके बारे में, उसके ऊपर रिसर्च करिए एंड उसको रजिस्टर करा दीजिए हमारे पोर्टल पे या डेटाबेस के अंदर। ठीक है, समझ आ गया तो सभी को? चलिए नेसस अब हम लोग यूज करके मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स लिखवाए होंगे, लिखे थे सभी ने? तो उनके नाम जरूर याद रखिएगा, कौन सा किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज के लिए होता है। जिसमें से हम लोग अभी जो यूज करेंगे उसका नाम है नेसस। एंड जो मैंने आपको नेसस का वर्जन बोला था डाउनलोड करने के लिए, उसका नाम क्या था? नेसस इसेंशियल्स। तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है सभी ने, तो उसको ओपन कर लीजिए आप लोग। अब नेसस इसेंशियल्स का क्या है कि आपको वो 16 आईपी एड्रेसेस देता है फ्री में स्कैन करने के लिए। अगर आप जब रजिस्टर कर रहे थे, अगर आपने साइड में मतलब जो उनका वेबसाइट है वहां पे अगर पढ़ा हो, तो वो आपको नेसस इसेंशियल्स
पर अकाउंट पर ईमेल एड्रेस आपको 16 आईपीस देता है स्कैन करने के लिए। ठीक है, पर डे तो पर डे नहीं, पर अकाउंट। पर अकाउंट जैसे आपने अभी अकाउंट क्रिएट करा होगा ना अपना, आपने अपना ईमेल डाला होगा रजिस्टर करने के लिए जिसपे एक्टिवेशन कोड आया होगा। तो जब वो सारा आपने प्रोसेस कंप्लीट करा है, उस प्रोसेस के बाद आपके पास 16 आईपी स्कैन करने की परमिशन है। स्कैन करना मतलब उन पे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नहीं अब अगर आपने मतलब एक हफ्ते का तो उनके वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा आपको, पर अकाउंट 16 मिलती है, 16 आईपी। अगर आपने 16 कर दिए तो आप दूसरा अकाउंट बना लो। मतलब आप मतलब फ्री में अगर उनका आपने कोई प्रोग्राम परचेज नहीं करा है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करा है, इसेंशियल की बात करें तो वो आपको 16 आईपी देता है मैक्सिमम स्कैन करने के लिए। ठीक है, एंड अभी तो फ्री है, हो सकता है इन फ्यूचर ये भी आपका पेड प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम से ये फ्री ही चल रहा है। पहले इसको अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत पहले की बात है, लगभग 4-5 साल पहले। बट अब हाँ, इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है और रजिस्टर करना पड़ता है प्रॉपरली। चलिए, सो एक बार नेसेस आप लोग आप लोगों ने जब रजिस्टर किया होगा तो उस पर अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? तो वो आप लोग लॉग इन कर लीजिए उसके थ्रू। एंड लॉग इन करके इसको इसका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। एंड आपके डैशबोर्ड एम्प्टी होगा क्योंकि आपने कोई स्कैन परफॉर्म नहीं करा है। मेरे में 27 स्कैन्स दिख रहे हैं, तो वो मैंने परफॉर्म किए हैं इसलिए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब किस तरीके से इसको यूज करना है, जब आप लोगों ने इसको ओपन किया होगा, फर्स्ट टाइम ओपन हुआ होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। वो प्रोसेस को अगर आपने मतलब कंप्लीट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा होगा तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, कि वो प्लगइन्स कंपाइल कर रहा होता है, फिर पहले इंस्टॉल कर रहा होता है, फिर उसको कंपाइल करके सेटअप कर रहा होता है आपके मशीन पे ताकि आप उनको यूज कर पाए। हाँ, हाँ, वो प्रोसेस थोड़ा मतलब इंटरनेट आपका जितना तेज होगा उतना अच्छे से वो प्रोसेस चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं नेसेस को यूज कैसे करना है। सो ये डैशबोर्ड है नेसेस का, जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू स्कैन का। राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू स्कैन का, जहाँ पे आप क्लिक करके इसके स्कैन मॉड्यूल्स जो आपको दिए गए हैं, टेम्पलेट्स दिए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब ये टेम्पलेट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे कुछ वल्नरेबिलिटीज आती हैं तो उनके टेम्पलेट्स दिखा देता है, कुछ हटा देगा। जैसे अभी एक नया यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइंड एआई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से क्या क्या वल्नरेबिलिटीज निकाल रहे हैं आपके टारगेट सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब आप लोगों को पता है, पोस्ट डिस्कवरी हम लोग करा भी है हम लोगों ने। तो जो भी आप डिस्कवरी परफॉर्म करेंगे, वो मतलब आप डिस्कवरी भी परफॉर्म कर सकते हैं नेसेस की मदद से। आप इसको पूरे नेटवर्क का सबनेट दे दो जिससे आप कनेक्टेड हैं, और उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी लाइव डिवाइसेस होंगी वो ये आपको प्रोवाइड करेगा। आपको बता देगा कि वो नेटवर्क में कितनी सारी लाइव डिवाइसेस हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? पोस्ट डिस्कवरी का यूज करेंगे। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सेकेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है वल्नरेबिलिटीज के नाम से। ठीक है, तो ये जो ऐसे मॉड्यूल्स हैं, ये ऐसे टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं जो इसेंशियल्स के अंदर अभी आपके लिए मतलब सारे फ्री नहीं है। जैसे कुछ में आपको लिखा आ रहा है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस वाले सारे आपको दिख रहे हैं कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना मतलब आपको इसेंशियल पे नहीं काम करेगा ये। इसेंशियल्स का नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्जन है प्रोफेशनल, आपको उसके थ्रू मतलब उनका पे करके उनका सब्सक्रिप्शन लेके उसको यूज करना पड़ेगा, अगर आपको इनमें से कोई मॉड्यूल्स को चूज करना है तो। ठीक है, अदरवाइज जिनमें अपग्रेड नहीं लिखा हुआ है वो मॉड्यूल्स आप स्कैन कर सकते हैं
बट हाँ ध्यान रखिएगा कि ये भी आपको रियल वेबसाइट्स पे नहीं करना है और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करना है बिना उनकी परमिशन के, क्योंकि ये एनमैप से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप उनकी स्पेसिफिकली वल्नरेबिलिटीज ही निकाल रहे हैं। एनमैप में क्या किया था, तो आपने पोर्ट स्कैन किया था, उसके बाद आपने आगे जाके वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह चेक करी थी, वल्नरेबिलिटीज निकाली थी। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर इसको बिना परमिशन के नहीं करें। एनमैप को तो वो एक बार को छोड़ भी देगा, इसको नहीं छोड़ेगा। तो प्लीज, हाँ ये डेफिनेटली एक प्रोफेशनल टूल है जो कि इतने सारे हर एक वल्नरेबिलिटीज को, जैसे इसके मान के चलिए, ऐसे मानिए कि इसके डेटाबेस में 1000 वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको ये टेस्ट करता है आपके टारगेट पे। 1000 तरीके के वल्नरेबिलिटीज हैं जो ये टेस्ट करता है। अब उनमें से हर एक वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पैकेट से सेंड करेगा आपके टारगेट पे। तो अगर ये 1000, सर मैं तो भी 1000 बोल रहा हूँ, 1000 से ज्यादा, मतलब आप सोचो कितनी वल्नरेबिलिटी से टेस्ट कर रहा होगा आपके टारगेट पे, अगर ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर है तो कम से कम लाखों वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करता है आपके टारगेट पे। और हर एक वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये क्या करेगा, पैकेट्स भेजेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजोगे तभी तो रिस्पॉन्स में पता चलेगा ना कि वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे है या नहीं है। तो इस वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, नॉइजी होते हैं, जो कि डेस्टिनेशन या आपके टारगेट को इन्फॉर्म, मतलब तुरंत उनके सिस्टम्स में, उनके सिक्योरिटी सिस्टम में पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके का कोई पैकेट्स आपके नेटवर्क पर आ रहे हैं। पर्सनल पर्सनल वेबसाइट पर, हाँ। पर्सनल पे कर लीजिए, लेकिन पर्सनल वेबसाइट पे भी आपका, जैसे जब आप होस्टिंग वगैरह ले रहे होते हैं तो वो भी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी की। अब उनकी सिक्योरिटी पे भी आपको अलर्ट जनरेट होकर मिलेंगे, बट वो सिर्फ आपके पास ही आएंगे। अलर्ट जो भी होंगे ना वो आपके पास आएंगे, अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर है तो। क्या? हाँ वेबसाइट में कुछ काम हो देखो, कर पहुंचा भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स क्या करते हैं, इस तरीके की पैकेट्स भी सेंड कर देते हैं जो कि शायद एक्सप्लॉइट भी कर दे वल्नरेबिलिटीज को। ठीक है, बट नेसस जैसे तो नहीं। नेसस जो आप यूज कर रहे हो वो एक बहुत टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, अगर इस तरीके का काम नेसस करेगा तो फिर कोई भी कंपनी उसको प्रेफर नहीं करेगी। हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने की बजाय उसको एक्सप्लॉइट ही कर दे। ये चीजें नेसस या नेक्सपोज और बड़े जितने भी मैंने आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स दिखवाए थे ये नहीं करते हैं। बट अगर आप कोई नॉन टेस्टेड या फ्री एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट के या अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट, तो वो ये अटैक परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, प्लस कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनर से डॉस अटैक भी हो सकता है आपके वेबसाइट पे, जिससे आपका वेबसाइट टेम्परली या परमानेंटली, जब तक आप उसको खुद चेक नहीं करते क्या इशू है, कैसे उसको फिक्स करना है, वो उससे आपका वेबसाइट भी डाउन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि आपका जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर है वो बहुत हाई इंटेंसिटी से पैकेट्स को सेंड करेगा, और अगर आपका जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उस पर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन सारे पैकेट्स को हैंडल करे, वो ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों में बिजी है, ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज उसके यूटिलाइज हो रहे हैं, और अगर आप उसको रियल टाइम में इतने सारे पैकेज भेजोगे तो वो डेफिनेटली शायद काम करना बंद कर जाए। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स को यूज करने से पहले। समझ रहे हैं? तो होस्ट डिस्कवरी एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में जो सबसे पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, वो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क स्कैन एंड एडवांस स्कैन, जो कि आपके वेबसाइट्स पे बेसिक वल्नरेबिलिटीज और कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हर एक मॉड्यूल का अपना अपना तरीका, जैसे यहाँ पे डायनेमिक स्कैन, यहाँ पे आपको अपने कुछ डायनेमिक प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे नेसेस के अंदर, और उसके थ्रू फिर आप वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे ये मालवेयर स्कैनिंग के लिए है, ये एक्टिव डायरेक्टरी को स्कैन करने के लिए, ये एआई फाइंड करेगा, मोबाइल डिवाइस स्कैन करने वाला है बट ये अपग्रेडेड वर्जन है। ये चेक करेगा कि आपके क्रेडेंशियलेटेड, मतलब आपको अपने सिस्टम के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसको, एंड उसके बाद चेक करेगा कि आपके सिस्टम पे कोई लेटेस्ट पैच मिसिंग तो नहीं है, किसी भी वल्नरेबिलिटी, मतलब किसी भी अपडेट का लेटेस्ट अपडेट आपके पास है या नहीं है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड ये वेबसाइट्स को टेस्ट करने के लिए। तो अलग अलग जो स्कैन टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं उनका अपना अलग अलग तरीका है काम करने का, जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सर्वर या वेबसाइट को जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। फाइंड एआई में क्या है? एआई से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी, मतलब आपको ऐसा मॉडल, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है जहाँ पे एआई का जो डेटाबेस है, एआई से रिलेटेड जहाँ पे काम चल रहा है, प्रोग्रामिंग आपने रन कर रखी ना, वो वाला सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है, या वो यूआरएल जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, उसकी मदद से आपने कुछ डेवलप किया, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रखी है,
वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है ताकि उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी नया डोमेन आता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वल्नरेबिलिटीज भी आइडेंटिफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे IoT आया तो IoT की वल्नरेबिलिटीज है। वैसे जब AI आने लगा, AI को भी आए हुए हो गया 2 ढाई 3 साल 4 साल, क्योंकि बहुत पहले जैसे AI का जो कॉन्सेप्ट है वो 1950s का है, बट इम्प्लीमेंट होते होते उसे प्रॉपरली टाइम लग गया। तो वही यहाँ पे AI से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज अभी तक निकली है, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इंडस्ट्री को पता है, वो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेगा। सर हम अपनी आईपी चेंज कर सकते हैं, अपने IP चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। पब्लिक IP प्रॉक्सी सर्विस की मदद से चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट IP आपके हाथ में होती है कि आप जब चाहे अपना स्टैटिक IP चेंज कर लो। डिवाइस आईपी कर सकता है जो कैसे डिवाइस हैक कर रहे हो आप? नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के बाहर? तो नेटवर्क के अंदर आपका मैक एड्रेस यूज होता है, IP एड्रेस यूज नहीं होता। मैक एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैक एड्रेस के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इनको आप लोग एक बार एक एक करके ट्राई करके देखिए। सबसे पहले हम लोग डिफोस्ट डिस्कवरी स्कैन करेंगे। सो उसको ओपन कर लीजिए आप लोग। कोई भी अगर आप मॉड्यूल ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। कोई भी आप टेम्पलेट ओपन करो, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि स्कैन का नाम क्या रखना है आपको, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है उसके लिए, मतलब आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको। एंड अगर आपने कोई मल्टीपल फोल्डर्स बना रखे हैं तो वो फोल्डर्स जैसे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, अगर आपने फोल्डर्स बना रखे हैं तो फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज हमारे पास एक ही है माई स्कैन्स के नाम से, जिसमें वो सारे रिजल्ट्स, सारे स्कैन्स के रिजल्ट्स मेरे को देखने के मिल रहे थे स्टार्टिंग में डैशबोर्ड पे जो था। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो नेम और दूसरा है टारगेट। मतलब आपका टारगेट IP क्या है, उसका डोमेन नेम क्या है। मल्टीपल टारगेट्स है तो आप मल्टीपल टारगेट्स प्रोवाइड कर दीजिए। टारगेट की लिस्ट लाइन बाय लाइन अगर फाइल में है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर दीजिए, जिसके अंदर लाइन बाय लाइन आपके टारगेट की IPs हो या उनके डोमेन नेम हो जिनको टारगेट आपको करना है। या फिर आप पूरा सबनेट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, होस्ट डिस्कवरी। सो होस्ट डिस्कवरी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इस नेटवर्क से जिससे भी मैं कनेक्टेड हूँ, ग्लोबल 5 GHz, उस नेटवर्क से जितनी भी डिवाइसेज अभी कनेक्टेड हैं उनका IP और उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उनका IP एड्रेस, मैक एड्रेस और उनके पोर्ट्स। अगर उस मशीन में कोई ओपन पोर्ट है अवेलेबल जिस तक ये पहुंच पा रहा है, उनके ओपन पोर्ट्स आपको ये आइडेंटिफाई करके दिखाएगा। जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में है जिनके ये पोर्ट्स आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वो पोर्ट्स आपको ये शो कर देगा, और उनके डिवाइसेस और उनके मैक एड्रेस के साथ। तो क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड करनी है, आप एक नाम दे दीजिए आप इस स्कैन का। जैसे मान के चलिए मैंने उसका नाम दे दिया होस्ट डिस्कवरी 100 के नाम से। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हैं तो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, कुछ पैराग्राफ टाइप का, कि आप किस सिस्टम पे स्कैन कर रहे हो, किस नेटवर्क पे ये परफॉर्म कर रहे हो, कब कर रहे हैं, क्या है, किस पर्पस के लिए कर रहे हो। जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये वाला स्कैन आपने क्यों परफॉर्म किया था। ठीक है। एंड नीचे आके आपको टारगेट देना कंपलसरी है, तो आप बता दो यहाँ पे कि टारगेट क्या है आपके। टारगेट कोई सिंगल डिवाइस है, पूरा सबनेट है, कोई डोमेन नेम है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे ये आपको दिए हुए हैं सारे मेथड के, आप कैसे कैसे लिख सकते हो। आप ऐसा रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे 192.168.1.1-168.1.5, आप पूरी ऐसे रेंज प्रोवाइड कर दो इसको। इसके अलावा अगर आपको सबनेट प्रोवाइड करना है तो आप सबनेट दे दो इस तरीके से। और अगर डोमेन नेम देना है तो डोमेन नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी के लिए, मुझे क्या करना है, पूरे नेटवर्क को स्कैन करना है, जिसके लिए हम लोग क्या स्कैन टाइप, मतलब क्या टारगेट IP प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से 192.168.1.0/24, ताकि ये इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर सारे डिवाइसेस को स्कैन करे और पता है, मुझे इतना बताए कि इनमें से कौन कौन से डिवाइसेस करेंटली एक्टिव हैं इस नेटवर्क पर। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद सबसे नीचे, और आपके केस में तो एक ही होगा, बट हाँ मेरे केस सबसे नीचे मेरे को ये मिलेगा उस डिस्कवरी 100 के नाम से। अब इसको राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन है इसको प्ले करने का।
तो उसको आप क्लिक करिए, लॉन्च पे आ रहा है, फिर क्यों नहीं दिखा रहा लॉन्च का। आप लोगों के में देखिएगा यहाँ पे लॉन्च का बटन आ रहा है या नहीं आ रहा। किसका? हाँ, तो वही प्ले का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। मेरे में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो जो प्ले बटन होगा, अगर आप वहां नहीं आ रहा है तो आप क्लिक करके लॉन्च कर लीजिए यहाँ से अंदर जाके। तो क्या करेगा, स्कैन को ये रन करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज आपको डैशबोर्ड पे एक प्ले बटन दिख रहा होगा, वो प्ले बटन आपको हेल्प करेगा इस स्कैन को करेंटली रन करने के लिए। अब आ रहे हैं ऑप्शन से।